भी हमारे मेहमान मोहम्मद शफीक अहमद सर से गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो रहमान और रहीम है। दरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बेदारी ज़रूरी है बावक़ार ज़िंदगी के लिए। बेदारी ज़रूरी है बावक़ार ज़िंदगी के लिए, वरना तैयार रही है वहशाना ज़िंदगी के। सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसे इस बात की कोशिश करी कि मुझे यहाँ पे कुछ कहने का मौका दिया, हम इसके शुक्रगुजार हैं। और दूसरी खुशी ये है कि ये हमारे स्टूडेंट जो हिंदुस्तान के चिराग हैं, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हैं, इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी स्पीच नहीं, एक डिस्कशन है। मैं उम्र के शहजादों और शहजादियों से ये कहूँगा कि थोड़ा सा जिस तरह आपका बॉडी यहाँ पे है, आपका माइंड यहाँ प्रेजेंट हो जाए तो कुछ बातें बहुत क्लियर हो जाएं। कैरियर और गवर्नमेंट प्रोफाइल जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, तो हो सकता है एक रोशनी आप इस महफिल से लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हमारे सामने जो एक चैलेंजेस है वो ये है कि हमें नौकरी में जद्दोजहद करना है, हमें आगे निकलना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इंसान पैसा कमाने की मशीन नहीं है, ठीक है? इंसान पैसा कमाने की मशीन नहीं है। इंसान के दो पैर हैं, दो हाथ हैं, वो अभी सिर्फ आदमी है। उसकी पहली कोशिश होना चाहिए कि वो इंसान बन जाए। क्या बन जाए? इंसान बन जाए। इल्म वो नहीं है कि आपने बहुत सा नॉलेज इकट्ठा कर लिया तो आपके पास इल्म आ गया। अगर आपके पास इल्म है और इंसानियत नहीं है तो आपका इल्म नाकिस है। अगर आपके पास इल्म है और आपके पास इंसाफ नहीं है तो आपका इल्म नाकिस है। और आपके पास अगर इल्म और आपके पास इंसानियत, जज्बात नहीं है, इंसानियत, हमदर्दी नहीं है तो आपका इल्म नाकिस है। हम कहते हैं हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, क्या करेंगे मर के? कभी ये फंडा को हमने सीखा है, कभी समझा है? हम IAS बन के क्या करना है, IPS बन के क्या करना, ऑडिटर बन के क्या करना, DSP बन के क्या करेंगे, MLP बन के हम क्या करेंगे? हमने कभी सोचा है क्या वहां जाके हम पैसा कमाने की मशीन बनना है? नहीं नहीं नहीं। अल्लाह ने जो जमीन हमें पैदा किया है उसका एक मकसद है, हम लोगों के आशों को पोस सकें, हम जमीन के इंसाफ को कायम कर सकें, जो लोग परेशान हैं उनके दर्द को हम मिटा सकें। फरमाया, तुम मुसलमान बनने का ख्वाब देखते हो, लेकिन क्या तुम इंसान हो? क्या तुम इंसान हो? आज दुनिया में कमी किन लोगों की है? क्या IPS की कमी, क्या MLA MP नहीं, मौलाना मुफ्ती नहीं, कमी किन लोगों की? इस जमीन की कमी है, गौर करिए, नेक लोगों की कमी। तो हमारी दुआ होना चाहिए कि अल्लाह हम सबको नेक लोगों में बनाए, हमें बनाए। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, आपको मालूम है कि गवर्नमेंट की जो प्रोफाइल है, हमारे हिंदुस्तान में 3 गवर्नमेंट का प्रोफाइल जो पैरल चलता है। एक लेजिस्लेटिव सिस्टम है, एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम है और ये जुडिशरी सिस्टम है। स्टूडेंट थोड़ा तवज्जो फरमाए, जो गवर्नमेंट है हमारे हिंदुस्तान में 3 चीजें पैरल चलती हैं, एक लेजिस्लेटिव सिस्टम, एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम और एक जुडिशरी सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसका काम क्या है? इसका काम है पूरे देश के लिए कानून बनाना। यानी जो कानून पूरे देश में बनाने का जो सिस्टम है वो लेजिस्लेटिव सिस्टम है। और हमारे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट अगेन 3 पार्ट में है। एक यूनियन गवर्नमेंट है जो पूरे इंडिया के लिए काम करती है, जो कानून पूरे इंडिया के लिए बनाती है। दूसरी गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसका जुडिशरी पूरा स्टेट,
वो अपने स्टेट के लिए कानून बनाती है। और तीसरा जो बॉडी है उसे लोकल बॉडीज कहते हैं, जो लोकल एरियाज के लिए अपना कानून बनाती है। तो मैं यह कर रहा था, अब जो हमारे लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसका काम क्या है? कानून बनाना। अगर आप चाहते हैं कोई नया कानून बनाए तो आपको किसका पार्ट होना चाहिए? लेजिस्लेटिव सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। लेजिस्लेटिव सिस्टम में कौन लोग आते हैं? एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं, इसी तरह राज्यसभा के मेंबर आते हैं, इसी तरह एमएलसी आते हैं, और इसी तरह कारपोरेटर। ये जो लोग हैं लेजिस्लेटिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा कानून बनाएं तो आपको लेजिस्लेटिव सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। आई थिंक ये पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यानी अगर आप चाहते हैं ऐसा कानून बने जहाँ जुल्मत खत्म हो, जहाँ अंधेरा खत्म हो, तो ऐसे जालिमा कानून को आप हटाएंगे और ऐसे कानून को बनाएंगे जिससे इंसानियत का भला हो, जिसमें कौम का भला हो, जिसमें सिविलियन का भला हो, जिसमें किसी को परेशानी नहीं हो। दूसरा सिस्टम हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। अगले सिस्टम 3 पैरेलल होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के होते हैं, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, तीसरा हमारा लोकल बॉडी। एग्जीक्यूटिव सिस्टम का क्या है? जो कानून बनाया है, यानी जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया, ये असेंबली ने बनाया, ये लोकल बॉडी, उस कानून को नाफिज करना, उस कानून को एनफोर्स करना, उस कानून को लागू करना। मान लीजिए एक कानून बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि 15 साल की जो पुरानी जो व्हीकल्स है वो अब रोड पे नहीं चलती। कानून तो बन गया, अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए, प्रैक्टिस को लागू करने के लिए जिम्मेदारी क्या होती है? एग्जीक्यूटिव सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। तो एग्जीक्यूटिव सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिस्टम और एक होता है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव सिस्टम। हमारे हिंदुस्तान में जो पार्लियामेंट है और जो हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम है ये ओवरलैप है। ओवरलैप क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करिए। पार्लियामेंट में कौन लोग शामिल होते हैं? आपको मालूम है पार्लियामेंट में जो है लोकसभा जो है, आपका राज्यसभा और ये तीनों लोग पार्लियामेंट पार्ट हैं, यानी कि हमारे लेजिस्लेटिव पार्ट हैं। इसी तरह या एमपी है जो कि लेजिस्लेटिव सिस्टम के पार्ट हैं। सेम ये कुछ जो मंत्री होते हैं वो एग्जीक्यूटिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, यानी कि सेम आदमी जो कानून बना रहे हैं वही कानून को नाफिज कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जो मिनिस्टर होते हैं। 2 तरह का होता है, एक परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है। परमानेंट कौन? जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो आईपीएस हैं, जो ग्रुप ए ऑफिसर है, ग्रुप बी ऑफिसर है, जैसे यूपीएससी रिक्रूट करती है, वो सिस्टम है, वो जो हमारे परमानेंट होते हैं। परमानेंट क्या होते हैं? आपको एज ऑफ 60 ईयर जो वर्क करते हैं। और टेम्परेरी कौन होते हैं? जो मिनिस्टर होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, वो 5 साल के लिए आते हैं और 5 साल के उसके बाद वो फिर इलेक्शन होता है, फिर नए मिनिस्टर आते हैं। तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है 2 तरह से बना है, एक परमानेंट और एक जो है टेम्परेरी। तीसरा जो सिस्टम है वो हमारा जुडिशरी सिस्टम है। जुडिशरी सिस्टम का काम लेजिस्लेटिव सिस्टम, सिस्टम पब्लिक में आपस में कोई नाइंसाफी हो जाए, कोई मामला पैदा हो जाए, जुडिशरी सिस्टम काम करता है। अगेन जुडिशरी सिस्टम 3 लेवल पे काम करता है। एक सुप्रीम कोर्ट जो कि हायर लेवल पे काम करता है, बीच में आपका जो है हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे काम करता है, और तीसरा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। पूरे जो हमारे सिस्टम है पूरे देश चलता है। अब आपको इस बात का डिसाइड करना है कि आपको किस सिस्टम में जाना है। आप लेजिस्लेटिव सिस्टम में जाना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव सिस्टम में जाना चाहते हैं, कि आप जो है जुडिशरी सिस्टम में जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करें आप लोग, आप इस सिस्टम में क्यों जाना चाहते हैं? वजह क्या है? उस वजह को जानने के लिए अल्लाह ने जो फरमाया कि जो मुख्तलिफ लोगों को जो मुख्तलिफ पोजीशन रखा है, हमने रखा है ताकि दुनिया का निजाम सहन गरम ना हो। अगर हर सिस्टम अपने काम को सही तरीके से करेगा तो इंशाअल्लाह जो कंट्री निजाम है वो सही करेगा, यानी कि लेजिस्लेटिव अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और इसी तरह जुडिशरी अपना काम करे, तो किसी कंट्री का निजाम क्या होगा, उसका जो एक अरेंजमेंट होगा वो सही तरीके से होगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम तीनों सिस्टम के पार्ट बने। इसके लिए मैं एक शॉर्ट में एक चीज आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो भी स्टूडेंट है
उनसे भी गुजारिश है, किसी भी सर्विस की वो अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं छोटी सी चीज आपको बता रहा हूँ। आप मंथ से 1 ईयर तक, प्लीज नोट डाउन, मंथ से 1 ईयर तक आप अपनी जो कम्पिटिटिव जो पढ़ाई है उसका 8 आवर्स डेली का आप एवरेज मेंटेन कर लें। आप 8 आवर्स डेली का मेंटेन कर लें मंथ से 1 ईयर। और आज जो भी आपके फंक्शन होते हैं, जो भी आप ऐसे फॉर्मेलिटीज होते हैं, उसमें अपने वक्त को घटा दें, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करें। अल्लाह की राह से उम्मीद है आप किसी न किसी सर्विस में सक्षम जरूर होगा, लेकिन आपको इस बात को देखना है कि इसका मेंटेन करें। अब दो नेगेटिव बातें जो कौम में जो फैलाई जाती है, मैं आपको बता दूंगा। जब स्टूडेंट गौर करें, एक 2000 किलोमीटर हमारे पास टारगेट है। 2000 टारगेट जो मंजिल हमें पहुंचना है, अगर हम हवाई जहाज से पहुंचेंगे तो हमें 2 आवर्स लगते हैं। इसी 2000 को अगर हम एक में शताब्दी से चलें या हम राजधानी से जाएं, इस 2000 किलोमीटर को हमें पहुंचने में हमें 30 आवर्स लगते हैं। लेकिन जब उसी से हम एक्सप्रेस से जाते हैं तो हमें उसके लिए 44 आवर्स लगते हैं। तो याद रखिए, मंजिल हमारी वही, हमारी मेहनत, हमारी जद्दोजहद हमें मंजिल तक पहुंचाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ने पूछा, हमें मंजिल क्या चीज पहुंचाती है? आपने फरमाया, हमें मंजिल तक हमारा शौक पहुंचाता है। अगर आपका शौक है तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। दूसरी एक नेगेटिव बातें कही जाती हैं कि सिलेक्शन हमें भी जद्दोजहद होता है। तो एक चीज याद रखिए, अभी आपके पास गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती है, वैकेंसीज है, 10 लाख स्टूडेंट उसमें जो आप बताइए, गवर्नमेंट को 10 लाख स्टूडेंट में से 100 स्टूडेंट को लेना, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, आपको डिसाइड करें। तो सवाल इस बात का नहीं है, अपनी कमजोरी को न छुपाएं बल्कि मेहनत करें। और लास्ट में एक चैलेंज आपके सामने रखता हूं, आज मोहल्ले में जाए, ऐसे एक दो तो बोले, आपको इंसान नहीं दे रहा हूँ, अपने मोहल्ले में जाए, ऐसे स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट, उन स्टूडेंट को तलाश करें और कोई ऐसा स्टूडेंट मुझे ला के दे जो कहता है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बनने की प्रिपरेशन किया, मैंने 3 बार एग्जामिनेशन दिया और मैंने दिया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उम्मीद है आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो लिहाजा हम अपनी मेहनत पे गौर करें, न कि अपनी कमियों को हम छुपाने की कोशिश करें। जरूर खैर। इंतजार की खैर खत्म हुई और होगा था सर, आप लोग का इसका नाम दिया जाएगा और